जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1300 अर्थ्स फिट हो सकते हैं। आखिर इतने बड़े प्लैनेट का नाम जुपिटर किस बेसिस पर रखा गया, क्या मतलब है वर्ड जुपिटर का? जैसे कि हमारे नाम के भी कुछ मतलब होते हैं और इन प्लैनेट्स के नाम के भी कुछ मतलब है। जुपिटर प्लैनेट का नाम एक रोमन माइथोलॉजी के गॉड जोव पर रखा गया है, जिसको जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है। रोमन माइथोलॉजी में जुपिटर को किंग ऑफ ऑल गॉड्स एंड द गॉड ऑफ द स्काई का टाइटल दिया गया है। अब जुपिटर का साइज इतना बड़ा है सारे प्लैनेट से, इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करते हुए रोमन माइथोलॉजी के सबसे सुपीरियर गॉड का नाम इस प्लैनेट को दिया गया जुपिटर। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, इन सब के नाम रोमन और ग्रीक माइथोलॉजी से ही आए हैं। सिंपली माइथोलॉजिकल गॉड्स के पावर्स को प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स से कंपेयर किया गया। इससे पहले मैं आपको बाकी प्लैनेट्स के नाम के मतलब बताऊं, एक छोटा सा नोट। वैसे देखा जाए तो हर लैंग्वेज में प्लैनेट्स के अलग अलग नाम और मतलब है, लेकिन हम सिर्फ जो मॉडर्न साइंस ने प्लैनेट्स को नाम दिए हैं, जो कि ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी एक स्टोरी से आए हैं, उन्हीं के मतलब जानेंगे। वैसे जुपिटर को सबसे पहले टेलीस्कोप से गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व किया था 1610 के दौरान। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे छोटे प्लैनेट मर्क्यूरी की। सबसे छोटा होने के साथ साथ मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है। इसका मतलब मर्क्यूरी का एक साल एक रेवोल्यूशन सिर्फ 88 डेज में कंप्लीट हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मर्क्यूरी का नाम रोमन माइथोलॉजी के एक गॉड से लिया गया है, जिसके पास द मैसेंजर ऑफ गॉड्स का टाइटल है, और मर्क्यूरी को रोमन माइथोलॉजी में स्पीड से एसोसिएट किया गया है, जो आसमान में बहुत ही स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते थे। इसीलिए मर्क्यूरी प्लैनेट को मर्क्यूरी से रिलेट किया गया है, क्योंकि मर्क्यूरी प्लैनेट और मर्क्यूरी की स्पीड बहुत फास्ट है। जैसे कि मैंने बताया, मर्क्यूरी को सिर्फ 88 डेज लगते हैं एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, और ऐसे मर्क्यूरी प्लैनेट को अपना नाम मिला। वैसे मर्क्यूरी और वीनस दो ऐसे प्लैनेट है जिनके पास कोई भी अपनी मून्स नहीं है। अच्छा, वीनस को अपना नाम वीनस कैसे मिला? वीनस हमारे नाइट स्काई में दिखने वाला थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सन एंड मून के बाद। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड एस्ट्रोनॉमर्स, वीनस नाइट स्काई में बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल नजर आता था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वीनस की इस खूबसूरती को रोमन माइथोलॉजी की एक गॉडेस वीनस से कंपेयर किया गया, जिसके पास द गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव का टाइटल है। सो वीनस प्लैनेट का नाम इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ से आया है। वैसे क्या आप जानते हैं हमारे प्लैनेट अर्थ का नाम कहां से आया है? कमाल की बात यह है, अर्थ का नाम किसी भी कोई भी गॉड या किंग से नहीं लिया गया है। एंशिएंट टाइम्स में तो कई सारे सिविलाइजेशंस को ये पता नहीं था कि हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है। ये जो वर्ड है अर्थ, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया 8th सेंचुरी के एंग्लो सैक्सन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, अर्डा से, जिसका सिंपली मीनिंग है ग्राउंड और सॉइल। वर्ल्ड एंड ग्लोब इन दो वर्ड से हटके एक और वर्ड है जिस वर्ड से अर्थ को रिफर किया जाता है, दैट इज टेरा। टेरा का मतलब होता है टेरिटरी और लैंड। अब ये वर्ड अगेन एक रोमन माइथोलॉजी के गॉडेस से डिराइव्ड हुआ है, टेलस, ऑल्सो नोन एज टेरा मैटर, जिसके पास गॉडेस ऑफ नेचर और अर्थ का टाइटल था। और रोमन माइथोलॉजी में टेलस को नेचर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड बताया गया है। अभी उस प्लैनेट की बात करते हैं जिसको कॉलोनाइज करने का हमारा सपना है, मार्स। मार्स प्लैनेट का सरफेस दिखने में एकदम रेड है, और मार्स प्लैनेट के इस कलर को वॉर एंड ब्लड से रिलेट किया गया है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए रोमन माइथोलॉजी के एक वॉरियर जिसके पास गॉड ऑफ वॉर का टाइटल है, जिसका नाम मार्स है रोमन माइथोलॉजी में, सो मार्स के इस रेड कलर को वॉर एंड ब्लड से कंपेयर किया गया, क्योंकि रोमन माइथोलॉजी में मार्स जाना जाता था वॉर एंड ब्लड के लिए। जुपिटर के बारे में तो हमने पहले ही जान लिया। अब आते हैं सैटर्न पर। सैटर्न का इतना कुछ खास मतलब नहीं है, लेकिन रोमन माइथोलॉजी के एक गॉड सैटर्नस पर इस प्लैनेट का नाम रखा गया है। सैटर्नस जाना जाता था एग्रीकल्चर और वेल्थ के लिए रोमन माइथोलॉजी में, और ये जो सारे रिंग सर्कल करते हैं सैटर्न को, इसको वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी से कंपेयर किया गया है। यूरेनस, अब ये एक प्लैनेट ऐसा है जिसको रोमन माइथोलॉजी के गॉड पर नहीं, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी के एक गॉड यूरेनस, जिसको ओरानोस के नाम से भी जाना जाता है, वहां से ये नाम लिया गया है। और नेपच्यून लास्ट प्लैनेट को अगेन एक रोमन माइथोलॉजी के गॉड नेपच्यून पर दिया गया है, जिसको गॉड ऑफ द सी के नाम से जाना जाता है। अगर इस नेपच्यून गॉड को हम ग्रीक माइथोलॉजी के कोई गॉड से कंपेयर करें तो वो है पोसाइडन।
सेम ग्रीक माइथोलॉजी में पोसाइडन को भी गॉड ऑफ द सी का टाइटल दिया गया है। सो यस, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है सारे के सारे नाम या तो ग्रीक या फिर रोमन माइथोलॉजी से आए हैं। वेल, आज जो न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट्स के नाम दिए जा रहे हैं इसकी जिम्मेदारी IAU लेता है। IAU is known for International Astronomical Union। वेल, आज जो प्लैनेट्स के नाम दिए जाते हैं वो बहुत वियर्ड है, जैसे कि आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट में। एक्चुअली ये सब इस बेसिस पर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल GJ1214b ये एक एक्सोप्लैनेट है और इसका नाम कुछ ऐसे दिया गया है। ये प्लैनेट एक होस्ट स्टार को ऑर्बिट करता है और वो जो होस्ट स्टार की एंट्री है 1214 है एस्ट्रोनॉमर्स के स्टार कैटलॉग में। तो जो आपको न्यूली प्लैनेट्स के नाम में नंबर्स देखने को मिलते हैं वो कैटलॉग के सीरियल नंबर पर बेस्ड होते हैं। ऐसा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इसलिए करते हैं ताकि न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट्स और स्टार्स की एक अच्छे से सीरियल वाइज एंट्री रहे कैटलॉग में। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक बटन दबा देना और साथ साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।